ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम लोग। ये भी हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे था, यानी कि ग्रेविटेशन चैप्टर में था, प्रेशर एंड थ्रस्ट से। ये भी सवाल है। क्या दे रखा, वेट ऑफ अ सॉलिड इज 80 ग्राम इन एयर। एक सॉलिड है, उसका हवा में उसका वजन करते हैं तो 80 ग्राम होता है। एंड 62 ग्राम्स इन वाटर। अब जब पानी में उसको रखते हैं तो उसका वजन हो जाता है 62 ग्राम। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विल बी। सॉलिड का जो रिलेटिव डेंसिटी होगा वो कितना होगा, ये निकालना है। कितनी भाषा में रिलेटिव डेंसिटी, कितनी भाषा में। चलते हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसको, पहले समझते हैं क्या है। ये जो इसका जो एयर में जो वेट है वो 80 ग्राम है, ठीक है। लेकिन जब पानी में डालते हैं तो उसी का वेट 62 ग्राम हो जाता है। क्या बताया कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी कभी किसी बॉडी को पानी में डालते हैं तो जो अप थ्रस्ट लगता है वो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होता है। वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होता है अप थ्रस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या दे रखा है, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ displaced liquid, displaced liquid। अब थोड़ा कितना लगा, जितना पानी को हटाएगा वो, ठीक है। अब ये देखिए जो अब थ्रस्ट लग रहा होगा इसका जो ये तो मास है, ये भी मास है, कितना मास में चेंज आ गया। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लिक्विड यहाँ वाटर है, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लेकिन ये वाटर है यहाँ पे। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना हो जाएगा, ये 80 ग्राम में से 62 ग्राम माइनस कर लेते हैं तो 18 ग्राम जो है मास जो है ना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। या वेट में डिफरेंस हुआ, तो वेट क्या होता है, m/g होता है। m/g हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, वेट में जो डिफरेंस है वो 18g के बराबर है। इतना वेट में डिफरेंस आ गया इसका, ठीक है। जो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो 18g के बराबर है, 18 ग्राम के बराबर है। ग्राम नहीं, सॉरी, g से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो गया। यही अब थ्रस्ट के बराबर है। कितनी बात सुनिए, मास जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, ठीक है। लिक्विड का जो मास निकालेंगे या लिक्विड का जो डेंसिटी होता है, स्पेशली वाटर का, वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, मास अगर ग्राम में लेते हैं और वॉल्यूम जो सेंटीमीटर में लेते हैं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन ऐसा ही सिस्टम में अगर मास केजी में लेते हैं और वॉल्यूम जो है ना मीटर में लेते हैं तब 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट को लिख देता हूँ कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये दोनों ही है। मगर वो ऐसा सीजीएस सिस्टम में, ये एसआई सिस्टम में है, डेंसिटी ऑफ वाटर। कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आ गया। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना जगह, डिस्प्लेस्ड लिक्विड यहाँ पे जो है ना वाटर है, तो ये 80 में से 62 माइनस किया तो 18 ग्राम आ गया। 18 ग्राम पानी को वो डिस्प्लेस कर दिया है, 18 ग्राम पानी को वो डिस्प्लेस कर दिया है, मास के हिसाब से देखा गया। अब वाटर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होता है 1 ग्राम होता है। अब ये 18 ग्राम है तो 18 ग्राम का कितना वॉल्यूम होगा,
18 ग्राम का कितना वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो 1 ग्राम का वॉल्यूम होता 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 18 ग्राम का 18 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 18 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी बात सुने, 18 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 18 ग्राम पानी का जो वॉल्यूम होगा वो 18 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये 18 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है ना डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है। जितना पानी डिस्प्लेस होता होगा उतना ही जो वॉल्यूम है उस सॉलिड का उसमें सिंक करता होगा, यानी जो सॉलिड का जो वॉल्यूम है जो पानी के अंदर सिंक किया है वो है 18, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द सबमर्ज इन द लिक्विड 18 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी बात सुन में, यहाँ से मैं मिटा दूँ, ये थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। ये लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर displaced is equal to volume of solid submerged। ठीक है ना, जितना वो डिस्प्लेस करेगा उतने वो सॉलिड उसमें सबमर्ज होगा। ये 18 ग्राम है, 18 ग्राम 18 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को, ये यहाँ से दिखा रखा ना, 18 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को डिस्प्लेस, वाटर को डिस्प्लेस किया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड, इतना सबमर्ज्ड हो गया, 18 सेंटीमीटर क्यूब पानी के अंदर डूबा हुआ है। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालने जा रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड, कितना वो वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा हुआ है या कितना वाटर को वो डिस्प्लेस किया है, कितना वाटर को वो डिस्प्लेस किया है। तो दे रखा है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो जाएगा 18, तो उसका मास है 80 एयर में, मास ऑफ सॉलिड इन एयर कर दो, यहाँ एयर में कर दो, ठीक है ना। तो ये तो एयर में उसका जो मास है 80 ग्राम है, और जब पानी में डाला तो वो 18 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, तो ये 18 आ गया। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो हो गया ये इस तरह से आ जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो ये 4.44 आ जाएगा। ये तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गया। अब हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना, पूछा क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ से मिटाता हूँ मैं, थोड़ा सा जगह ज़्यादा लग रहा है, ये यहाँ कर लेते हैं हम लोग। ये दिख रहा है यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, दिख रहा है ना सबको। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी कितना जगह, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है 4.44 और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये भी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 4.44, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी 4.44। कितनी बात सुन में। हम लोगों ने क्या किया इसमें, एक बार इसको रिकॉल करते हैं। देखिए जितना एयर में किसी बॉडी का वेट था, फिर उसको जब हमने पानी में डाला तो उसका वेट कम हो जाएगा, वो नहीं है क्योंकि अब थ्रस्ट लगता है। तो जितना वेट यानी कि मास का डिफरेंस निकाल दिया,
एयर में कितना मास था, वाटर में कितना वेट है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, उतना वेट जो है मास या वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है। ठीक है, क्योंकि आर्किमिडीज के हिसाब से कहा कि जो अपथ्रस्ट लगता है वो जितना सबमर्ज्ड पार्ट होता है वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। ठीक है, तो क्या देखा गया कि यहाँ पे 18 ग्राम, जो 18 ग्राम के बराबर जो था। अब क्या बताया कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा तो उस पानी का वजन होगा 1 ग्राम। अब 18 ग्राम या 18 जो डिफरेंस आया, वेट में जो डिफरेंस आया है, तो उतने का मास कम हुआ है, यानी कितना पानी को वो हटाया होगा, तो 18 सेंटीमीटर क्यूब पानी को हटाया होगा, क्योंकि 1 ग्राम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेता है, तो 18 ग्राम जो था 18 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो वो जो सॉलिड है जब पानी में जाता है तो वो 18 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को डिस्प्लेस कर देता है, या यूँ कह सकते हैं कि जितना वो वाटर को डिस्प्लेस किया है उतना ही पार्ट सॉलिड का सबमर्ज्ड हो गया है। ठीक है, जितना डूबेगा उतना ही तो वो पानी को डिस्प्लेस करेगा। तो 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड। ठीक है, वो हमें वॉल्यूम निकल गया। अब क्या बताया कि अब उसका डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, तो हम लोगों ने तो मास ऑफ सॉलिड लिया हम लोगों ने 18 ग्राम था एयर में, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड कितना पानी में डूबा हुआ है, तो वो हम लोगों ने उसको निकाल के इसका सॉलिड का हम लोगों ने डेंसिटी निकाल लिया। वाटर की डेंसिटी हमें पता ही है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर केजी में लेना चाहते हैं तो 1000, ग्राम में लेते हैं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे रिलेटिव निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दिया। सॉलिड का डेंसिटी 4.4 आया था, वाटर का 1 होता, डिवाइड करेंगे तो 4.4 मिलेगा, और इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 12। कितनी बात समझ में, कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ। सवाल अच्छे हैं, आसान नहीं है, और मैं पहले ही कहा हूँ कि मैथ तो मैथ है, फिजिक्स मैथ से ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैथ में तो एक चैप्टर है, पता है कि इसमें ये फॉर्मूला ये हमने याद कर रखा है, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, कुछ फॉर्मूले तो पता है, कुछ प्रॉब्लम पते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ उसमें ट्विस्ट आते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी, इससे पहले वाला भी सवाल किया था, तो उसमें रिलेटिव डेंसिटी के रेस्पेक्ट में वो कैसे पूछा था, ये दूसरा सवाल भी पूछ लिया। ये भी लिक्विड से ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग से बना गया है। कितनी बात सुन में, वहाँ कितना पार्ट पानी में डूबा हुआ था उससे पूछा गया था, यहाँ पे पानी में डालने के बाद कितना पानी को डिस्प्लेस किया है उसके हिसाब से रिलेटिव डेंसिटी पूछा है। ठीक है, तो ये जो सवाल है वहीं से है, रिलेटिव डेंसिटी से ही है, लेकिन अच्छा है, दोनों अलग अलग फेज का है। ठीक, कितना समझ में आया? आप थ्योरी क्लास में मेरा देखिएगा, मैं यहाँ पे अच्छा खासा लेक्चर डाल रखा है और एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अगर वहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या वहाँ पे बताया है। ये तो हम प्रॉब्लम के हिसाब से बता रहे हैं, मगर वहाँ पे पूरा डिटेलिंग किया हुआ है, समझाया हुआ है हमने। ठीक है, आगे चले हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये अगला सवाल दे रखा है हमारा। ठीक है, क्या दे रखा है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 watt. 5 such bulbs burn for 4 hours. The cost of the electrical energy consumed if the rate is 50 paise per unit will be रुपीज 50 पैसे, 1 रुपीज, 150, 2 रुपीज। क्या बताया कि एक बल्ब है जो 100 वाट का है और 200 वोल्टेज पे काम करता है। 5 ऐसे बल्ब 4 घंटे रोज जलाए जा रहे हैं, तो जो बिजली खर्चा होगा वो कितने रुपये का बिल बनेगा अगर 50 पैसे पर यूनिट लगता है। तो ये सिर्फ एक दिन का दे रखा, पूरे महीने का नहीं दे रखा है। यहाँ पे महीने का नहीं क्या कि पूरे मंथ का, सिर्फ एक दिन का हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि महीना होता तो मंथ लिखता, लेकिन मंथ नहीं लिखा है, तो एक दिन का देखना है कि 5 बल्ब 100 वाट 200 वोल्टेज पे जो काम करता है, अगर रोज़ 4 घंटे जलाया जाए और 50 पैसे का बिजली का बिल हो,
यूनिट पर यूनिट खर्चा हो तो कितने रुपये का बिजली का बिल आएगा वो बताना है। हम लोगों ने बता रखा है इस तरह के सवाल के लिए कैसे निकालते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन दे रखा था, इस बार तो इलेक्ट्रिसिटी के कई सारे सवाल आ चुके हैं। ठीक है, अब तक चार सवाल इस बार आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का। एक तो रेजिस्टेंस वाला आया है हमारा, एक रजिस्टिविटी वाला आया था, एक अभी इलेक्ट्रिक बिल वाला आया था, अभी इससे पहले जो इलेक्ट्रिक बिल का किया था हम लोगों ने उसका आया था, और ये फिर एक इलेक्ट्रिक बिल का आ गया। तो दो इलेक्ट्रिक बिल के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, उससे पहले वाला जो इलेक्ट्रिक बिल का जो था वो कितने रुपये, 12 रुपये पर यूनिट का खर्चा था, तो 12 रुपये वाला आंसर था। ठीक है ना, अब ये यहाँ कॉस्ट निकालना है। ठीक, तो चार क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का ये है। थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पाया इस बार, क्वेश्चन पे बैलेंस नहीं बन पाया। बहुत सारे चैप्टर जो है फिजिक्स के रह गए, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी रह गए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रह गए, ह्यूमन आई से भी शायद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अभी मैं देखता हूँ, अभी तो क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, 3-4 क्वेश्चन और है, तो देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर रह गया अनटच। तो इस बार जो क्वेश्चन बना है कुछ यूनिफॉर्मली नहीं बना, कुछ चैप्टर से ज़्यादा हो गए। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी से दो सवाल एक ही जगह से बन गया। ठीक है, तो अच्छा ग्रेविटेशन, वो रिलेटिव डेंसिटी ग्रेविटेशन में है, ग्रेविटेशन से भी एक सवाल बन गया था, जो जी का वैल्यू जो है कितना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वाला, ऐसे सवाल एक ही जगह से बन गए, थोड़ा सा वैसे रह गया। एनीवे आगे चलते इसको करते हैं। तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या हम लोग के पास है, NPTD अपॉन 1000। ये तो यूनिट बताता है कि कितना यूनिट बिजली खर्चा होगा, और फिर ये रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे एक ही तरह की चीज़ है, बल्ब है, जैसे इससे पहले भी एक क्वेश्चन था तो उसमें फैन था, लैम्प था और हीटर कॉइल था, तो उस तरह से कई सारे थे। यहाँ पे एक ही है, तो एक ही हमने बॉक्स बनाया है। यहाँ पे कितने बल्ब है, 5 बल्ब है, 5 लिख दिया। पावर कितना बल्ब का, 100 वाट का है। कितने घंटे चलेंगे, 4 घंटे डेली, और एक ही दिन का यूज़ करना था, एक दिन लेना है। इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और फिर ये रेट कितना दे रखा है, 50 पैसे दे रखा है। 50 पैसे को हम लोग चाहें तो रुपये बना लेते हैं, तो यह हम ऐसे कर लेते हैं, 50 पैसे को रुपये बना लेते हैं 100 से डिवाइड करके। कितनी बात सुन रहे, यहाँ पे देखते हैं 2 जीरो, तो इससे कैंसिल होगा, इसका 2 जीरो, 5 से काटेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ से 2 आ गया, और ये कैंसिल होके 1/2 ये हो जाएगा। तो 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये लास्ट में ये 2 भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1, तो 1 आ गया, यानी 1 रुपये का बिल आएगा हमारा, 1 रुपये का बिल। और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये तो हम लोगों ने फॉर्मूला बहुत दफ़ा बहुत सारे बता रखे हैं, आप लेक्चर में जाकर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं हम। ये दे रखा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एट 100 हर्ट्ज, इट्स टाइम पीरियड विल बी। एक ऑब्जेक्ट है, जब उसको हम लोग वाइब्रेट कराते हैं तो उसका जो 100 हर्ट्ज है वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। और ये यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दे रखा 100 हर्ट्ज है, यानी एक ऑब्जेक्ट को जब वाइब्रेट कराते हैं तो 1 सेकंड में 100 टाइम्स वो ऑसिलेट कर जाता है, या 100 टाइम्स वो वाइब्रेट कर जाता है। तो उसका टाइम पीरियड, यानी एक बार ऑसिलेट या एक बार वाइब्रेट करने में कितना टाइम लगेगा, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर 1 सेकंड में 100 टाइम्स वाइब्रेट करता है, यानी 1 सेकंड में 100 दफ़ा वाइब्रेट कर जाता है, तो 1 दफ़ा वाइब्रेट होने के लिए कितना टाइम की ज़रूरत है, वही टाइम पीरियड कहलाता है। कितनी बात सुन रहे, ये इसका मतलब हो गया। और ये चॉइस रखा है 0.01 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 100 सेकेंड।
ठीक है, ये भी साउंड का सवाल है, साउंड में ये है दे रखा है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन दे रखा है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, T इंटू एफ इज इक्वल टू 1। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के बराबर होता है। अब जो दिया रहता है उसे यहाँ डालते हैं और दूसरे को कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी बात सुनी। अब यहाँ पे दे रखा फ्रीक्वेंसी, T इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा, 100 इज इक्वल टू 1। T इज इक्वल टू 1/100 और इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.01 सेकेंड ये हमारा आएगा टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेटिंग 1 सेकेंड। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। कितनी बात सुन में, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इस तरह से रिलेशन होता है। एंड वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है, जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू फ्रीक्वेंसी से दिखाते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी से, या वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को दिखाने के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू से भी दिखाते हैं या एफ से भी दिखा सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी को हटाकर टाइम पीरियड में वेलोसिटी को दिखाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे v इज इक्वल टू लैम्डा, और देखो ये f को रोक कर ये t उधर जाएगा तो 1/t हो जाएगा, तो ये f होता है और ये लैम्डा इंटू 1/t, तो वेलोसिटी का रिलेशन लैम्डा बाई टी भी होता है। तो ये भी एक रिलेशन होता है वेलोसिटी का। कितनी बात सुने, ये तो मैं अलग से बता रहा हूँ, इसका इस सवाल से कोई मतलब नहीं, ये तो सवाल बस इतना हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक रिलेशन जो है तो ये दे रखा हमारा ये भी साउंड का था। साउंड से इस बार 2 क्वेश्चन आ गए। अभी टोन और नोट वाला एक सवाल किया था हम लोगों ने, सिंगल फ्रीक्वेंसी का, और ये वाइब्रेशन का। ये थोड़ा सवाल आसान था, थोड़ा कंपेरेटिवली आसान था। अगला क्वेश्चन जहाँ चल रहे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं हम लोग।